So we'll start with the next topic today. अगला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर. व्हाट इज अ कंडक्टर? which conducts the electrons move होते हैं. What are called conductors? Conductors are materials or substances which allow electricity to flow through them. So conductors are materials or substances which allow electricity या फिर current to flow through them. अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा बताओ तो? Because of free electrons. So this is because such substances या such materials have large number of free electrons. और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड में हमने जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तब आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स में भी यू कैन डिफरेंशिएट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तब मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स क्यों करंट पास करते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं कर सकते. दैट इज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा एनी मटेरियल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और हर एक एटम में क्या होता है, यू हैव एट द सेंटर यू हैव न्यूक्लियस और सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो अगर आपको याद होगा इन केस ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल्स, तो मेटल्स या कंडक्टर्स के जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें एक या दो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसको आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों है उसका भी रीजन पता होना चाहिए. तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स आर नॉर्मली मेटल्स, और मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में या एक या दो या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर एक या दो या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम होता है, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन 1/r². याद है ना, 1/4 पाई H0 Q1 Q2 बाई r². अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम. फोर्स कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और क्योंकि इनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन का फोर्स कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री हो जाते हैं. दे बिकम फ्री इजीली, राइट. और इनको फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम बाहर से नहीं देते, जो भी सराउंडिंग में हीट अवेलेबल है उसी हीट से, बिकॉज हीट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो सराउंडिंग में हीट है वो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है. सो यू नीड टू नो दिस. तो इन कंडक्टर्स यू शुड नो कंडक्टर्स आर मेटल्स एंड द atoms of conductors contain या have 1 or 2 or 3 electrons in its valence orbit which are loosely bound to the nucleus. और क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है, hence they become free easily. और क्योंकि इजीली फ्री होते हैं इसके लिए कंडक्टर्स में यू हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ insulators, the valence
द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। टाइटली बाउंड मतलब उनका अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस and hence cannot be freed easily and hence cannot be freed easily। क्योंकि इजीली फ्री नहीं होते मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से कंडक्शन नहीं होता। तो वापस से एक बार लिंक समझ लो। मैं थियरी बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आगे इसके आगे ये सब बेसिक्स लगेगा, तब आज का टॉपिक पूरा, आज का लेक्चर पूरा ही थ्योरेटिकल है, तो ये नहीं पता होगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यू शुड नो हम लोग बेसिकली सॉलिड्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब जिससे करंट पास होता है। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। और कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, तो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है, जिस एलिमेंट से बना है, उस एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 या फिर 3। और ये जो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसको तुम बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। लूजली बाउंड क्यों है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फ्री होने के लिए एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इजीली फ्री हो जाएंगे। क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री होते हैं, इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत लार्ज नंबर में है, इसके लिए कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और इन केस ऑफ इंसुलेटर जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री नहीं होते। अब क्योंकि वो इजीली फ्री नहीं होते, इसका मतलब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। तो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो वहाँ पे कंडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए इसको बोलते हो बैड कंडक्टर, मतलब क्या, इंसुलेटर्स। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम लोग कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 पैरामीटर डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हो कंडक्टिविटी, दूसरे को बोलते हो रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर इज वेरी हाई एंड रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, और इंसुलेटर के लिए उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड कंडक्टिविटी इज वेरी लो। बराबर, यहाँ तक क्लियर। तो अभी बेसिक याद रखना। तो कौन से टाइप के एलिमेंट्स कंडक्टर होते हैं जिसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 या 2 या 3, और इंसुलेटर के लिए 5 या 6 या फिर 7। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो इनर्ट बनता है, जिसको तुम इनर्ट गैसेस भी बोलते हो, और अगर 4 हो तो वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, बाकी का आगे देखेंगे। अब क्योंकि हम लोग कंडक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो आपको कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज भी पता होने चाहिए, और ये प्रॉपर्टीज आपको काम में आएगी आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स काम में आगे क्या आएगी, हमने ऑलरेडी 2 जगह पे यूज किया है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। तो नंबर 1, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखा था ना, व्हाट इज, यस, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ऐसा क्यों हुआ था, फील्ड लाइंस, क्योंकि अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। सारा चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे। सो ऑल द चार्ज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पहला प्रॉपर्टी है, that is there can be no charge inside the conductor, there can be no charge inside the conductor। और जहां पे चार्ज ही नहीं हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। नोट्स में गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड प्रिंट हो गया है, तो यू शुड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हो। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, राइट, हो गया। देन तीसरा प्रॉपर्टी भी हमने यूज किया है, हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। 125 स्मॉल ड्रॉप्स थे, हर एक पे चार्ज था 0.5 माइक्रोकूलम का, हर एक का डायमीटर था
0.1 मीटर का, ऐसा कुछ तो था, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, 1 mm था शायद, आई डोंट रिमेंबर। एनीवेज ये सारे छोटे ड्रॉप्स मर्ज होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, और आपको पूछा था व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस बिग ड्रॉप। याद आ रहा है क्वेश्चन? तो मैंने आपको कल बताया था कि ड्रॉप के सरफेस पे या उसके अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये अगला प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल इनसाइड और एनीवेयर ऑन द surface of conductor, inside anywhere or on the surface of conductor is uniform या is constant। ये है तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड ऑन द कंडक्टर नॉर्मल टू इट। इसका मतलब कंडक्टर के जस्ट बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं किसको? कंडक्टर को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor is normal to the surface of conductor, is normal मतलब perpendicular to the surface of conductor, राइट। पांचवा प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा प्रॉपर्टी है सरफेस चार्ज डेंसिटी मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। मतलब क्या होता है समझा देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय द वे? क्या होता है ये? क्या होता है ये? व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? Q by A बराबर है, लेकिन मतलब क्या होता है? Q by A तो बराबर बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है उसका? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें तुम यूनिट एरिया लो, कहीं पे भी यूनिट एरिया ले लो, हर जगह पे यूनिट एरिया में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे यूनिट एरिया लिया, इसमें चार्ज Q है, तो यहाँ पे भी चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है। तो तुम पूरे कंडक्टर पे कहीं पे भी यूनिट एरिया लो, उसमें चार्ज चेक करो तो हर जगह पे सेम चार्ज मिलेगा। इसको बोलता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे यूनिट एरिया लिया, चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पे यूनिट एरिया लिया, चार्ज स्मॉल q है, तो उस केस में चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। बराबर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मे और मे नॉट यूनिफॉर्म। ये 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे कंडक्टर्स के, लेकिन हमको इस चैप्टर में लगने वाले ये प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1, ऑल द चार्ज लाई ऑन द surface of conductor, there can be no charge inside the conductor. Number 2, electric field inside the conductor is zero, क्योंकि जहाँ चार्ज नहीं होता वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. Number 3, potential anywhere inside or on the surface is constant, uniform होता है, मतलब पोटेंशियल उसका फॉर्मूला कल बताया था 1/4 pi epsilon 0 q by r. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट outside the conductor is perpendicular, मतलब normal to the surface of conductor, and surface charge density may or may not be constant, may not be uniform. ये 5 प्रॉपर्टीज है. अब तुमको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज फ्री एंड बाउंड चार्जेस. अब ये फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं ये तुमको ऑलरेडी पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि इसको फ्री चार्ज बोलते हो, इसको बाउंड चार्ज बोलते हो. अभी मैंने बोला नॉर्मली कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स? मेटल्स में चलो ड्रॉ कर देता हूं मैं. मेटल्स आर सॉलिड्स, और आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ एटम्स आर अरेंज. याद है क्या? याद है? हाउ आर एटम्स अरेंज इनसाइड? क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक अरेंजमेंट बोलते हैं. तो आपको दिखेगा ऐसा कि किसी भी 2 एटम्स में डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म अरेंजमेंट. तो एटम्स इनसाइड अ सॉलिड दे आर अरेंज्ड यूनिफॉर्मली.
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इज द सेम। अब होता ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला मेटल्स आर एलिमेंट्स विच हैज 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। उनके लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 या 2 या फिर 3। अब इमेजिन अगर सारे के सारे एटम ने एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री कर दिया, तो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एटम एज यू नो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, अगर एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी है। तो ओवरऑल एटम क्या है? न्यूट्रल है, बराबर। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है? पॉजिटिव। तो उसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव आयन। तो अगर यहाँ के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री कर दिया तो ये सब कौन बन गए? पॉजिटिव आयन्स। ये जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं ना, ये इसके पास क्या क्या है? देखो एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचा? न्यूक्लियस तो था ही और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो पॉजिटिव आयन्स ये हेवी होते हैं, बल्कि होते हैं। और क्योंकि ये हेवी होते हैं तो ये खुद एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। ये जो फिक्स्ड चार्जेस है विच कैनॉट मूव थ्रू द मटेरियल, इसको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड चार्जेस। अगले आने वाले टॉपिक सारे के सारे इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो पता होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन मूव थ्रू द मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? फ्री चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको? फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस इन अ मेटल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनके अलग अलग नाम है। कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेगा, कोई फ्री चार्जेस बोलेगा, कोई मोबाइल चार्जेस बोलेगा। मोबाइल मतलब पता है? मोबाइल बात करना, मोबाइल नहीं। उसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम उसको कहीं भी लेके जा सकते हो, इसके लिए मोबाइल बोलते हैं। उसका रियल नाम मोबाइल था ही नहीं, सेल फोन था, क्योंकि वो बैटरी पे चलता था। सेल फोन। उससे पहले क्या था? लैंडलाइन। लैंड के अंदर से वायर डालते थे तो लैंडलाइन ऐसा बोलते थे उसको। हर एक वर्ड का अपना मीनिंग भी होता है। उसके बाद आया सेल फोन जो बैटरी पे चलेगा। लेकिन सेल फोन जो बैटरी पे चलेगा वो तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, तो मोबाइल है, कहीं भी लेके जा सकते हो, उसको बोलते हैं मोबाइल। विच थिंग विच कैन मूव फ्रीली, उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। तो यहाँ पे कौन मोबाइल है? फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और कौन इमोबाइल है? वाई एग्जैक्टली। तो जो मूव नहीं हो सकता उसको बोलते हो तुम इमोबाइल या फिर बाउंड चार्जेस। तो फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सो इन अ मेटल और इन अ कंडक्टर, electrons can move throughout the metal, throughout the conductor or the material. Hence these are called as free charges, and these free charges are responsible for conduction. And the ions, positively charged ions, since they are heavy, they cannot go from one place to another. Hence they are called as fixed charges or bound charges. Is that clear? पक्का श्योर। अब अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो ये समझेगा, मतलब ये समझा होगा तो आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो कैपेसिटर समझेगा। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, मैंने अभी बताया, दो टाइप में मैंने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors can conduct electric current and insulators cannot conduct electric current। तो हमारे को भी क्या लगता है ना कि कंडक्टर्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि कंडक्टर्स में करंट पास होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो कंडक्टर्स कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जिसमें से करंट पास नहीं होता है, इंसुलेटर, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना, बराबर है। लेकिन ऐसे कुछ इंसुलेटर है which are capable of storing electrical energy, उसको क्या बोलते हो? डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, which are capable of
which are capable of storing electrical energy, of storing electrical energy. करेक्ट, राइट। तो डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके आगे जाओ, उससे पहले थोड़ा पीछे आएंगे। हमने अभी लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में, एक या दो लेक्चर पहले, आई डोंट रिमेम्बर रियली, एक टॉपिक देखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। याद आ रहा है? एक डाइपोल था, डाइपोल के पास दो चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। दिखाई देता हूँ, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, पॉजिटिव से नेगेटिव उसका डायरेक्शन था। इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल को रख दिया था। डाइपोल होता है टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल का एक चार्ज यहाँ था पॉजिटिव, एक चार्ज यहाँ था नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स है F इक्वल टू क्यू ई, और ये फोर्स है F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो इफ यू रिमेंबर दीज टू फोर्सेस, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस acting at two different points make a couple, और कपल मतलब टॉर्क। तो क्या होगा? रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, डाइपोल रोटेट होगा। फिर हमने डाइपोल को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगाया था, एक्सटर्नल टॉर्क। क्योंकि ये जो टॉर्क है ये तो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा। मैंने ये भी बताया था कि इनिशियल एंगल कितना है? थीटा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था इनिशियल एंगल थीटा है, और टॉर्क की वजह से, कपल की वजह से एंगल कितना बन गया? थीटा 0। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर हमको वापस से इस डाइपोल को अपनी जगह पे लेके जाना है तो क्या करोगे? एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे। कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा? डाइपोल को अपनी जगह पे वापस ले जाएगा। तो टॉर्क ने क्या किया? वर्क डन किया, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। फिर मैंने ये बोला था वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो ये वर्क कहाँ गया? स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब फिजिक्स का ना प्रॉब्लम वजह क्या है? तुमको एक चीज़ नहीं याद रहेगी ना, अगला समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको याद होता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में कौन आता है? कौन आता है? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2n, बराबर, करेक्ट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ स्टोर होता है जहाँ पे क्या हो? डाइपोल मोमेंट हो। और डाइपोल मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। अगर ये तुमको याद है तो तुमको अब समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होने के बाद भी वो एनर्जी स्टोर क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। तो हमको ऐसा लगता है कि इंसुलेटर्स जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर नहीं करने चाहिए, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं ये याद होगा तो समझेगा। तो मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट के लिए चार्जेस का क्या होना जरूरी है? सेपरेट होना। वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा। अब ऐसा है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जब तुम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होना स्टार्ट होते हैं? सेपरेट। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, is kept
in an external field its positive and negative charges। और आप बोलोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आए? अरे एलिमेंट, एटम के पास ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो एटम से बना हुआ हर सब्सटेंस के पास क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में जो तुम जो कुछ भी देखते हो वो किससे बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से। और एटम्स में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक is kept in an external field, its positive and negative charges start separating। और जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन, वहां पे क्या आता है? डाइपोल मोमेंट। and hence an electric dipole moment is induced या फिर इज डेवलप्ड, ऐसा बोल सकते हो। बराबर, करेक्ट। तो डाइलेक्ट्रिक्स थे तो इंसुलेटर, लेकिन जब आपने उनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और क्या इंड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है वहाँ पे क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होता है। करेक्ट। और बाय द वे, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है of separation of positive and negative charges is known as polarization। बराबर। So the phenomena of separation of positive and negative charges is known as क्या बोलते हो इसको? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन और एक जगह पे सुनोगे तुम, वेव ऑप्टिक्स में। वो पोलराइजेशन और ये पोलराइजेशन अलग है। वो पोलराइजेशन, अभी धूप बहुत है, बाहर जाते हैं हम लोग मस्त ग्लासेस पहनते हैं, सन ग्लासेस, तो थोड़ा सा लाइट कम हो जाता है ना, तो वो जो लाइट का इंटेंसिटी कम होता है वो होता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। लेकिन वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस है। बराबर। तो दोनों कंफ्यूज मत करना। अब तक का पिक्चर क्लियर हुआ? तो पिक्चर में डाइलेक्ट्रिक कौन है? इंसुलेटर है। लेकिन वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों स्टोर करता है? क्योंकि जब तुमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होने लग गए? सेपरेट होने लग गए। वेरी गुड। और जहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो वहाँ पे क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। वेरी गुड। और डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है। और ये जो फेनोमेना है किसका? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो क्या बोलते हो? पोलराइजेशन। और वैसे अगर तुम सोचोगे, थोड़ा सा सोचोगे, चलो नहीं सोचा हो तो अभी सोचोगे, ऐसा है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। कौन से दो? अरे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज तो है नहीं। फिर चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर ना पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। आपको 11th स्टैंडर्ड में एक सेंटर ऑफ मास नाम का कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, याद है क्या? सेंटर ऑफ मास याद है? बताओ क्या होता है सेंटर ऑफ मास? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ नहीं याद? चलो याद दिला देता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगते हैं। प्रॉब्लम ये था कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे वो स्ट्रिक्टली पॉइंट पार्टिकल पे एप्लीकेबल होते हैं। किस पे एप्लीकेबल होते हैं? पॉइंट पार्टिकल। मतलब ऐसा है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होते हैं न्यूटन लॉ। तो जब तुम बोलते हो कि हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो तुमने फोर्स कहाँ लगाया? पॉइंट पे लगाया, तो एक्सेलरेशन भी किसका हुआ? पॉइंट का हुआ। लेकिन हमने क्या किया? हमने न्यूटन लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाना चालू कर दिया। एक बड़ा बॉल था, इस पे भी हमने न्यूटन लॉ अप्लाई कर दिया। एक बड़ा सा क्यूब था मेरे पास, ऐसा बड़ा सा क्यूब था, इस क्यूब पे भी मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूँ।
प्रॉब्लम क्या है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एक पॉइंट पे लगता है और एक्सेलरेशन भी उसी पॉइंट का होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस बहुत बड़े ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे पॉइंट है। तो एग्जैक्टली तुमने जब फोर्स लगाया तो कौन से पॉइंट पे लगा और एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का हुआ। तो इसके लिए हम अज्यूम क्या करते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो पूरा बॉडी है ना, इस पूरे बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस सिंगल पॉइंट को बोलते हो सेंटर ऑफ मास, राइट, करेक्ट। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। एक्सेलरेशन किसका हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का, बराबर। तो याद रखना अब ये center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, supposed to be, क्योंकि imagine करते हैं हमेशा, right, correct, in order to apply Newton laws of motion। याद क्लियर, बराबर, पक्का, गुड। अगर एक बॉडी है जैसे स्पीयर, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। अगर मेरे पास दो बॉडीज है स्पीयर जैसे, दो है, दो, तो इन पहले बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, दूसरे का उसके सेंटर पे, और इन दोनों का एज अ सिस्टम, इन दोनों का एज अ सिस्टम पता है कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, ऐसा होता है, बराबर। अब अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चार्जेस है। कौन से चार्जेस है, प्रोटॉन्स, और इनका जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर ऑफ एटम पे ही आ जाता है। कहाँ आता है, सेंटर ऑफ एटम। सो इन एन एटम द सेंटर ऑफ मास, इन एन एटम द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज एट द सेंटर ऑफ एटम। और इलेक्ट्रॉन्स दे आर सराउंडेड, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस को सराउंड करके बैठे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि ये पूरा ऐसा न्यूक्लियस को घेर के बैठ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका भी सेंटर ऑफ मास, इनका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, एट द सेंटर ऑफ एटम। तो अभी मैं लिखूंगा तो नहीं, वो नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन तुमको अभी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो इन एन एटम the center of mass of all the positive charge is at the center of atom। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एटम। सो इन एन एटम द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एटम, ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्जेस, इज एट द सेंटर ऑफ एटम। तो एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एटम, मतलब सेम पॉइंट पे है, बराबर, सही है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट है या नहीं है, पहले तो डायपोल है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि डायपोल के चार्जेस का क्या होना चाहिए, तो इधर डायपोल है नहीं। लेकिन जब तुम एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर था, जिसको मैंने व्हाइट डॉट से दिखाया है, वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव, वेरी गुड। और नेगेटिव का कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो देखो क्या हुआ, एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से हर एक एटम का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और बाय द वे, अभी मैंने पूछा था, तुमने ही बताया था, जितने प्रोटॉन्स, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही, वेरी गुड। तो अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, तो ये चार्ज कितना है फिर, तो क्या बन गया, डायपोल बन गया। और डायपोल बन गया तो वहाँ पे क्या आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा। और जहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है, वहाँ पे क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होता है। आया ध्यान में। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज बिकॉज व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, the centers of their positive and negative charge start separating. This process of separation of charges is known as polarization. In an atom,
the centers of all the positive charge and all the negative charge, they are at the same point, that is the center of atom. But when you keep atom, मतलब a substance in an external electric field, the centers of positive charges move, मतलब shift in the direction of field, and negative charges shift in the direction opposite to that of field, thus developing electric dipole moment. Another clear? पक्का? और जहाँ डायपोल मोमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, बराबर। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये दो टाइप के हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। एक को आप बोलते हो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब दोनों समझ लेते हैं एक एक करके। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पहले से ही पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट होता है, मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग जगह पे है, नेगेटिव का अलग है, मतलब ऑलरेडी वो डाइपोल है, और जहाँ पे डाइपोल है वहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन विच the centers of positive and negative charges do not coincide are known as polar molecules। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले से ही सेपरेटेड है, मतलब कोइंसाइड नहीं हो रहा है, such molecules are known as polar molecules। The molecules in which the centers of positive and negative charge do not coincide are known as polar molecules। और polar molecules से जो substance बनेगा उसको क्या बोलोगे, polar dielectric। and the substance made up of, या material made up of, and the substance made up of polar molecules is known as polar dielectric, यहाँ तक क्लियर? गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरी समझ लो, नहीं तो आने वाले टॉपिक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुमको थ्योरी नहीं पता, और थ्योरी पढ़ाना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये समझेगा तो आगे इंटरेस्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही अलग अलग पॉइंट पे थे, मतलब पहले से क्या है, डाइपोल है, और जहाँ पे डाइपोल होता है तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, राइट। सो दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ, दिस मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है परमानेंट, पहले से ही है, हमेशा रहेगा, परमानेंट। दिस मॉलिक्यूल्स बोला, सब्सटेंस नहीं बोला, इधर एक एक वर्ड मैटर करता है, मैंने मॉलिक्यूल्स बोला, कहीं बोला दिस सब्सटेंस है, तो दिस मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 10⁻³ कूलम मीटर। ज़्यादा रहे, कल एक एग्जाम्पल था वाटर मॉलिक्यूल्स का, a sample of water contains 10⁻21 molecules and each molecule has a dipole moment of 6.3 into 10⁻30। आ गया -30, right? Correct? पक्का? Sure? Good. So these molecules have permanent dipole moments of 10⁻30 coulomb meter। Good. These are called as tiny dipoles, क्योंकि हर एक के पास dipole moment है, तो क्योंकि molecule है ना, छोटे छोटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं tiny dipoles। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि HCl हो गया, जैसे कि H2O हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो these are the examples of polar molecules। अब
ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिनोट करने के लिए हम एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, एलिप्स। तो वी ड्रॉ एन एलिप्स, और एलिप्सॉइड में एक साइड पे पॉजिटिव दिखा देते हैं, एक साइड पे नेगेटिव दिखा देते हैं। तो ये है नोटेशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, पोलर मॉलिक्यूल का। तो टू रिप्रेजेंट पोलर मॉलिक्यूल्स ग्राफिकली वी ड्रॉ एन एलिप्स, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, एक पे नेगेटिव दिखा दिया। मतलब क्या, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, दूसरे पे नेगेटिव का सेंटर है। और बाय द वे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। है दैट क्लियर? तो व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस do not coincide are called as polar molecules, and a substance which is made up of polar molecules is known as polar dielectric. करेक्ट, बराबर। इसको डिनोट कैसे करते हो? बाय ड्राइंग एन एलिप्स, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज का सेंटर। एलिप्स या फिर एलिप्सॉइड एक ही बात है। नेक्स्ट टाइप इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो एनी गेस कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ये क्या होगा फिर? सेम सेंटर, वेरी गुड। सो द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide are known as क्या बोलोगे? non-polar molecules are known as non-polar molecules, and the substance made up of non-polar molecules is known as non-polar dielectric, and substance made up of non-polar molecules is known as non-polar dielectric, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल H2, N2, O2, जितने भी 2 वाले हैं वो सारे, या फिर जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स है, लीनियर, जैसे कि CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर पता है ना, लीनियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स? मैं फिजिक्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ तुमको। लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस क्या है? नाम में ही है सब कुछ, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर मतलब क्या ही खरा नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पे भाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे एटम एक ही स्ट्रेट लाइन में हो उसको बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तुम, तो कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे दो होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तीनों एटम्स का सेंटर इज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सच मॉलिक्यूल्स आर लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली सिमेट्रिकल इन शेप होते हैं, और सिमेट्रिकल इन शेप होने की वजह से उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम पॉइंट पे आ जाता है। इसके लिए वो कौन होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और पोलर डाइलेक्ट्रिक अगर तुम देखोगे, जैसे H2O बताया तुमको मैंने अभी, H2O लिखा भी है, तो H2O में क्या होता है? H2O, H2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वो नॉन पोलर है, राइट? सॉरी, वो पोलर है क्योंकि वो नॉन लीनियर है। मतलब यहाँ पे तीनों एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल एक ही लाइन पे नहीं है, राइट? तो ये असिमेट्रिकल है। तो एक पॉइंट और ऐड कर दो, आप कर दो, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर असिमेट्रिकल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल। वो नोट्स में दिया है मैंने तुमको, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप, असिमेट्रिकल शेप, सब लिख के दिया है।
राइट। तो जो मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड कर जाए वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसा सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे H2, जैसे N2, जैसे O2, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसको डिनोट करने के लिए, सिंबॉलिकली डिनोट करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के सेंटर पे ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों चार्जेस का सेंटर कहाँ पे है, सेंटर सेम पॉइंट पे कोइंसाइड है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो। अब ऐसा क्यों होता है उसका सिर्फ मैं आपको रीजन बता देता हूँ, आपको जरूरत नहीं है उसकी, बट जस्ट टू नो, सिर्फ समझाने के लिए। मैंने अगर एक ऑक्सीजन का एटम लिया तो ये ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे बाबा, मेरे को टेंशन आ रहा है अभी। ऑक्सीजन के एटम में कितने? 8। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 8। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है? कहाँ पे है? सेंटर पे। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 8। और इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर पे। तो एक ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम, मैं O2 पे अभी तक गया नहीं, मैं सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ। उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है? उस एटम के सेंटर पे है। और ऐसा ही मेरे पास अगर और एक ऑक्सीजन एटम हो, इस ऑक्सीजन एटम का सेंटर पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। मैंने अभी तुमको बताया था, अभी अगर मेरे पास दो मासेस हो, दोनों मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ द टू। तो इन दोनों का भी कहाँ होगा? एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ टू। मतलब पूरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ आ गया? सेम पॉइंट पे। तो जितने भी O2, N2, H2 ऐसे वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये सारे के सारे कौन से टाइप के होते हैं? नॉन पोलर। अगर क्लियर? और जो लीनियर होते हैं वो भी क्या होते हैं? नॉन पोलर। सही है, गुड। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का पक्का क्लियर हुआ? अब होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मेरे को बताओ, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों में से किसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है? पोलर। क्यों है? क्योंकि उस केस में हर एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले से ही क्या है? सेपरेटेड है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स बोला मैंने, सब्सटेंस नहीं बोला। और नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेटेड था क्या? नहीं था। तो उनके पास डाइपोल मोमेंट है क्या? नहीं है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब लेकिन क्या होता है पता है, जब आप सब्सटेंस बनाते हो, सब्सटेंस बनना मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आना। तो जब एक आपने मटेरियल या सब्सटेंस बना दिया पोलर का, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए, और हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? क्या है? अरे क्या है? डाइपोल मोमेंट है। क्या है? लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स ना, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड? कैसे भी ओरिएंटेड है, उसको बोलते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। मतलब दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर अलाइनमेंट। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, कैसे भी है, दे आर जस्ट अलाइंड रैंडमली। तो होता क्या होता है इससे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, ध्यान दोगे तो इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव इंटरेस्ट इन साइंस टू अंडरस्टैंड साइंस। सिर्फ साइंस ले लिया तो उससे काम नहीं बनता। अब क्योंकि जब एक सब्सटेंस बना तो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए, और ये जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है इन सबका डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है।
और आपको मैंने अभी बताया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, विच चार्ज टू विच चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर तुम देखोगे ये पहले चार्ज का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये दूसरे चार्ज का है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तीसरे चार्ज का है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये चौथे चार्ज का है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इसका है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इसका है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इट इज़ रैंडमली ओरिएंटेड। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन है ना, बराबर। तो रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, नहीं आज पहले तुम्हें को ये पूछना पड़ेगा रिजल्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। नहीं फिजिक्स आसान है, तुम सब ध्यान दो यहाँ पे, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे एक बॉल था, इसको किक मार दिया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ए से बी आ गया, और फिर इस बॉल को यहाँ से भी किक मार दिया, यहाँ गया, तो बी से सी गया, ठीक, ओके करेक्ट। फिर वापस से किक मार दिया इसको, सी से कहीं और गया, डी पे, तो अल्टीमेटली कहां से कहां गया, वेरी गुड। तो अगर मैं सीधा ए से डी एक वेक्टर ड्रॉ कर देता, तो ये वेक्टर वही काम कर रहा है जो ए बी बी सी और सी डी सब मिलके कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is a single vector which produces the same effect of all the vectors together। तो सारे वेक्टर्स ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया था वो एक सिंगल नहीं कर दिया, बराबर। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जीरो है कि नहीं है, ए से क्या है, डी है। लेकिन जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आए जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स हो और डायरेक्शन रैंडम हो, कैसा भी डायरेक्शन है, जब इन सब का तुम रिजल्टेंट निकालने जाओगे ना तो जीरो आता है। कितना आता है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स। तो यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक बना, कौन सा, पोलर, हर एक मॉलिक्यूल कैसा है, टाइनी डाइपोल, और हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, और वो क्या है, वेक्टर है। और ये सारे वेक्टर्स मतलब सारे डायपोल मोमेंट कैसे ओरिएंटेड थे, रैंडमली। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। मतलब सब्सटेंस के पास टोटल डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो। और जिसके पास डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होने के बाद भी सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो है, इसलिए वो एनर्जी स्टोर करेगा, नहीं करेगा। तो ये है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं, क्योंकि देखो याद रखना, मैं एक एक वर्ड मैं जानबूझ के तो इतना लिखता हूँ यहाँ पे, सो दैट यू रिमेंबर। मैंने पहले से लिख दिया था यहाँ पे, क्या लिखा था, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, राइट। अभी तक एक्सटर्नल फील्ड रखा मैंने नहीं। तो ये जो पिक्चर ड्रॉ किया है वो इन एब्सेंस है, किसके एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब तक एक्सटर्नल फील्ड लगाया ही नहीं, लगाएंगे रुको, वो भी देखेंगे। और ये कौन सा केस था, ये था पोलर का। अगर मैं नॉन पोलर का सोचूं, इफ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नॉन पोलर, अगर हम लोग नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के केस में क्या होता है, नॉन पोलर का केस ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि नॉन पोलर में हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट था ही नहीं। अभी देखो ऐसा है कि जब मॉलिक्यूल्स के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास होगा क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल का था, यस, यहाँ पे है, नो, यहाँ पे सब्सटेंस के पास है, नो, यहाँ पे है, नो। यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास था तो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था कि शायद सब्सटेंस के पास होगा, यहाँ तो मॉलिक्यूल के पास ही नहीं है, राइट।
तो सब्सटेंस चार्ज होगा क्या? नहीं। तो जब तक तुमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया तब तक ऐसा सिचुएशन है। अब जब तुम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो क्या होता है? तो जब मैंने एब्सेंस की जगह पे प्रेजेंस देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड। फिर बोल, पता है तो बोलते क्यों नहीं? फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसके बाद हमेशा मैं एक्सटर्नल फील्ड को E0 से डिनोट करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। अब होगा क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे जितने भी डाइपोल्स थे उन सबका पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा? नेगेटिव की तरफ। मतलब होगा ऐसा कि अभी ये सब घूमने लगेंगे, दे विल स्टार्ट रोटेटिंग, और तब तक रोटेट हो जाएंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ सारे क्या नहीं आ जाते? पॉजिटिव। क्या नहीं आ जाते? पॉजिटिव। ओके, तो सारे पॉजिटिव आ गए इधर। और अगर यहाँ पॉजिटिव आ गए तो यहाँ कौन आ गए? नेगेटिव। और यहाँ नेगेटिव आ गए तो उसके बाजू में वापस कौन होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर? तो इफ यू सी, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑल द डाइपोल्स अलाइन मतलब एक डायरेक्शन में कर लेना, राइट। ऑल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। मेरे क्लास में आने से पहले कोई कहाँ देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, कोई उल्टा बैठा है, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई कहाँ देख रहा है ना। तो तुम पता है ये ऐसे हो, और जैसे मैं आया तो तुम ऐसे हो, तुम सब यहाँ देख रहे हो। तो जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, दे आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो अभी सब्सटेंस के पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आप थोड़े जीरो होने वाला है, राइट। अभी तो सब ऐड हो जाएंगे ना। और एक चीज हुई इंपॉर्टेंटली, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे आ गए और सारे नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पे आ गए। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वन ऑफ द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स पॉजिटिव एंड द अदर बिकम्स नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर? ये याद रखना, अभी अगले टॉपिक में काम में आएगा। ये पूरा एक लिंक है, एक चीज छूटी तो सब छूट गया। इधर क्या होता है? इधर तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखो यहाँ पे किसमें? पोलार में सिर्फ डायरेक्शन हर किसका अलग अलग था, डाइपोल मोमेंट तो था ना सबके पास। यहाँ पे था क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वैसा होगा जैसे ही तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये था तुम्हारा नॉन पोलार मॉलिक्यूल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या था? सेम जगह पे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होना स्टार्ट होगा? सेपरेट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, सही है। लेकिन वो पोलार था क्या? नहीं, वो कौन है? नॉन पोलार। तो मैं उसको इलिप्स तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि इलिप्स दिखाना मतलब क्या हो जाएगा? वो पोलार। लेकिन ये पोलार है क्या? नहीं। तो यहाँ पे डंबल ड्रॉ करते हैं। डंबल ड्रॉ करने का मतलब है कि ये नॉन पोलार था, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो अब ऐसा हो गया, मॉलिक्यूल्स के पास, नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल के पास शुरू में डाइपोल मोमेंट था क्या? नहीं। अभी है क्या? यस। तो व्हेन molecules of non-polar dielectric are placed in an external field, they develop dipole moment. क्लियर है तक? पक्का? और यहाँ पे भी वही हुआ, एक सरफेस पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक सरफेस पे सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब पोलराइजेशन हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कब होता है? जब तुम उसको कहाँ रखते हो?
एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो। कहाँ रखते हो? एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो। सही है, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है? श्योर श्योर। तो अभी अगला टॉपिक भी इससे रिलेटेड है, बस लास्ट 2-5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि लिंक है ना, मैं छोड़ नहीं सकता बीच में, छोड़ दूंगा तो कल पूरा वापस बताना पड़ेगा, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाओ। अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है टॉपिक अगला? क्या है? लिखा है ना वहाँ पे, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वेरी गुड। अब लक्ष्य असू द्या, यहाँ ध्यान दो, पक्का? तो हुआ ऐसा पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड थे, नेट डायपोल मोमेंट 0 था, फिर तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से क्या हुआ, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे नेगेटिव। तुमको पता है जहाँ जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, क्या हो? सेपरेशन। वहाँ पे पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से। तो एक्सटर्नल फील्ड लेफ्ट से राइट है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड का पॉजिटिव लेफ्ट में और नेगेटिव राइट में, और जो पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से राइट का सरफेस क्या बन गया? पॉजिटिव। लेफ्ट का क्या बन गया? तो इसके अंदर, मटेरियल के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, राइट? यहाँ पे और यहाँ पे दोनों केसेस में ही ऐसा होता है। तो दोनों केसेस में क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ तक क्लियर? पक्का? राइट? एक वेक्टर टू द राइट है, दूसरा वेक्टर टू द लेफ्ट है, तो एडिशन करते हो कि सब्ट्रैक्शन करते हो? सब्ट्रैक्शन। तो तुमको पता है दोनों के अंदर, बाहर नहीं, अंदर, बाहर कौन सा फील्ड है? अंदर कौन है? इंटरनल। तो दोनों के अंदर नेट फील्ड कितना हो गया? रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया? कितना हो गया? ए एक्सटर्नल माइनस ए इंटरनल। तो ए एक्सटर्नल माइनस ए इंटरनल क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? माइनस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? माइनस हो गया। मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंपेयर टू बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो क्या बोलते हो? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बराबर? चलो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल देखते हैं।